अभी आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो इन दिस इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of heat as energy and its conversion into other forms of energy and vice versa। ठीक है, यानी हीट को हम दूसरी एनर्जीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और फिर ये आपने पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग। और सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सरफेस से सेपरेट करते हैं दैट इज नोन एज बाउंड्री। बाउंड्री फिर दो तरह की होती है भी, डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक। इसके अलावा जो थर्मोडायनेमिक स्टेट और उसके जो वेरिएबल्स हैं, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। So these are known as thermodynamic variables और thermodynamic parameters और thermodynamic coordinates। और इनके बीच में जो रिलेशन होती है तो that is equal to PV equal to mu RT। So that is known as ideal gas equation। ठीक है जी। अब इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखो इसमें क्या है, अभी मान लो हमारे पास कोई एक ये गैस है भी, किसी सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के अंदर। और ये पिस्टन है मान लो। तो मान लो इसमें कोई गैस भरी हुई है इसके अंदर, और ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अगर हम इस गैस को कुछ हीट सप्लाई करें, तो लेट सम हीट Q इज सप्लाइड टू द गैस। तो इस हीट का जो गैस है भी, इस हीट का किस तरह से यूज कर सकती है। तो इस हीट को जो गैस है भी वो दो तरीकों से यूज कर सकती है, कि कुछ पार्ट इसका इसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो मान लो U अगर इंटरनल एनर्जी है गैस की, और अगर ये गैस आइडियल है, तो हमने शुरू में कहा था अभी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वैसे तो किसी सिस्टम की, वो उसके मॉलिक्यूल्स की Ke प्लस Pe का सम होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एनी सिस्टम is equal to sum of its Ke and P of molecules। बट अगर ये आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती, तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ an ideal gas
is made of only kinetic energy of its molecules. तो मान लो हमने कुछ हीट सप्लाई करी गैस को Q, इसका कुछ पार्ट मान लो गैस की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में चला गया, so that internal energy of gas increases by delta U suppose. तो डेल्टा यू हो गया अभी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस. और कुछ पार्ट मान लो गैस ने वर्क कर दिया सराउंडिंग के ऊपर, यानी ये पिस्टन ऊपर चला गया, गैस एक्सपेंड हो गई, तो गैस ने कुछ वर्क कर दिया सराउंडिंग के ऊपर. ठीक है भी. तो लेट सम हीट Q इज सप्लाई टू द गैस, देन gas can use this heat in two ways. तो फर्स्ट है भी टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, कुछ पार्ट इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग जाए, some part to increase its internal energy. And the remaining part is used to do useful work on surrounding. And remaining part to do useful work on surrounding. तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं भी Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. तो फिर Q इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए. ठीक है भी. सो दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. एंड दिस इज बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है भी, तो इट इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही लॉ है, तो ये कोई नया लॉ नहीं है भी. ठीक है. इट इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So this is first law of thermodynamics. इसके बाद अभी अब जो इसमें तीन क्वांटिटी है Q, डेल्टा U और W, तो इसमें डेल्टा U हो जाएगा फाइनल एनर्जी ऑफ गैस, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस. तो भी इसमें अब आपको इन तीनों के फार्मूले क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, और इनकी साइन कन्वेंशन क्या है वो पता होनी चाहिए. ठीक है. तो पहले हम इनकी साइन कन्वेंशन देख लेते हैं अभी, और फार्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं. तो अभी साइन कन्वेंशन, तो पहले हम Q का देखते हैं भी. Now heat given to the system is taken as positive and heat taken out from the system is taken as negative. ठीक है भी. Heat given to the system
is taken as positive and heat taken out of system is taken as negative. ठीक है, जैसे मान लो कोई गैस है, अगर आप इसको हीट दे रहे हो तो ये पॉजिटिव होगी, और इसमें से हीट निकाल रहे हो तो फिर ये नेगेटिव होगी। ठीक है जी। और जो क्यू का फार्मूला होता है अभी, ये हम पहले कर चुके हैं कैलोरीमेट्री में, जैसे एम एस डेल्टा टी होता है, तो एम यहाँ पे मास हो गया और एस होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर म्यू सी डेल्टा टी भी होता है अभी, तो म्यू नंबर ऑफ मोल्स और सी मोलर हीट कैपेसिटी, या फिर एच इंटू डेल्टा टी भी होता है, वेर एच इज हीट कैपेसिटी। बट इन केस ऑफ गैसेज हम जो यूज करेंगे फार्मूला क्यू का, तो क्यू का ये वाला फार्मूला हम ज्यादा यूज करते हैं, म्यू सी डेल्टा टी फॉर गैसेस। वैसे तो आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो किसी भी सिस्टम के लिए, बट फॉर गैसेज नॉर्मली हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो इक्वेशन है अभी फर्स्ट लॉ वाली, ये एक बेसिक इक्वेशन है, एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल सिस्टम्स, चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या फिर उनका कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, इट इज वैलिड फॉर ऑल सिस्टम्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स, gases or their combinations, or any combination। ठीक है भी। तो अब ये तो हो गया क्यू का साइन कन्वेंशन और इसका फार्मूला। इसके बाद अब डेल्टा यू को देख लेते हैं अभी। तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको देखने का तरीका ये होता है कि भाई गैस का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन डेल्टा यू इज पॉजिटिव। बस आपने केवल टेम्परेचर को देखना है भी, किसी और क्वांटिटी को नहीं देखना, प्रेशर को या वॉल्यूम को या किसी और क्वांटिटी को नहीं देखना आपने, केवल केवल टेम्परेचर देखना है कि टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर डेल्टा यू पॉजिटिव होगी, और टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो फिर डेल्टा यू नेगेटिव होगी। और डेल्टा यू का जो फार्मूला होता है भी वो ये होता है, म्यू सी वी डेल्टा टी। अगर मान लो किसी गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ जाता है तो फिर उसकी जो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी डेल्टा यू, सो दैट इज म्यू सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे सीवी होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा भी। हाँ जी। हाँ जी, पढ़ा हुआ है इसके बारे में कुछ। तो अभी इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आगे चल के आएगा अभी। ठीक है, तो ये डेल्टा यू के लिए हो गया। इसके बाद अभी डब्ल्यू। तो वर्क डन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा अभी।
तो वर्क डन के लिए आपने वॉल्यूम को देखना है भी। अगर गैस एक्सपेंड कर रही है यानी वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है गैस का, तो फिर वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन वर्क डन इज पॉजिटिव, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो फिर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। आपने बाकी और किसी क्वांटिटी को नहीं देखना, आपने केवल वॉल्यूम को देखना है अभी। तो इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस देन वर्क डन इज नेगेटिव, और इसका फार्मूला होता है भी वर्क डन का इंटीग्रल पी डीवी। तो देखो ये फार्मूला कैसे आता है। तो जैसे मान लो ये गैस है भी कोई इन सम सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, और ये मान लो पिस्टन है भी इसका। और मान लो गैस का प्रेशर पी है, एंड सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इज ए। तो भी गैस का कितना फोर्स आएगा पिस्टन पे, तो फोर्स आएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। और मान लो अंडर दिस फोर्स पिस्टन थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है बाय ए डिस्टेंस ऑफ dx। अभी अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ गैस ऑन द पिस्टन, suppose the piston gets displaced by a distance of dx, तो फिर गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा अभी, तो गैस का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस सपोज dv, तो dv हो जाएगा भी एरिया इनटू dx। और फिर जो ये फोर्स है इसका जो वर्क आएगा डिस्प्लेसमेंट dx में, तो इसका वर्क आ जाएगा भी f इंटू dx। तो इसका वर्क आ जाएगा भी f इंटू dx, और फिर वैल्यू पुट कर दो। f की वैल्यू p इंटू ए, और फिर एरिया इंटू dx, ये dv हो जाएगा भी। एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, वर्क डन इंटीग्रल p dv फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू v2। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया अभी, ठीक है। तो अभी वर्क डन का ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला इंटीग्रल p dv, and this is also equal to area under pressure volume diagram, area under pressure volume ग्राफ। जैसे मान लो प्रेशर और वॉल्यूम में हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, और कोई गैस इस तरह से प्रोसेस करती है वॉल्यूम v1 से v2, तो फिर जो वर्क होगा भी वो इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। अब जैसे तीन क्वांटिटी है इसमें, Q, डेल्टा U और W। अब जो इसमें भी डेल्टा U होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और टेम्परेचर किसी गिवन स्टेट के लिए फिक्स होते हैं।
जैसे मान लो अगर हम किसी गैस को स्टेट 1 से स्टेट 2 लेके जाएं, तो मान लो जैसे ये कोई स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, तो फॉर अ गिवन स्टेट टेम्परेचर इज फिक्स्ड। फॉर अ गिवन स्टेट टेम्परेचर इज फिक्स्ड। लगभग फॉर अ गिवन स्टेट टेम्परेचर भी फिक्स्ड होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, प्रेशर भी फिक्स होता है, हर चीज़ उसकी फिक्स होती है। अगर आपने कुछ भी अगर चेंज कर दिया तो वो स्टेट फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, तो स्टेट 1 का टेम्परेचर अपना फिक्स होगा से T1, स्टेट 2 का टेम्परेचर भी अपना फिक्स होगा से T2। तो फिर जो डेल्टा यू का फार्मूला हमने किया, ये होता है भी म्यू सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे T2 माइनस T1। तो अगर गैस मान लो स्टेट 1 से स्टेट 2 जाती है, तो स्टेट 1 से 2 जाने के काफ़ी पाथ हो सकते हैं भी, जैसे एक पाथ ये सीधा ऐसे ही हो सकता है, या एक पाथ मान लो ऐसे ही हो सकता है कुछ, या मान लो ऐसे हो सकता है कुछ। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के काफ़ी सारे पाथ हो सकते हैं। सो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। लेकिन हर स्टेट में डेल्टा यू की वैल्यू, हर प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है भी। सो देयर कैन बी so many processes या path to go from one state to other state, state 1 to state 2। लेकिन हर स्टेट का अपना टेम्परेचर फिक्स होता है भी, तो हर प्रोसेस में फिर डेल्टा यू की वैल्यू सेम आएगी। यानी जो डेल्टा यू है वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। सो डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। It depends only on initial and final state. It depends only on initial and final states, ठीक है भी। तो हर प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू सेम होगी। तो डेल्टा यू को हम बोलते हैं भी स्टेट फंक्शन। तो डेल्टा यू इज नोन एज स्टेट फंक्शन। इसके बाद भी व्हाट अबाउट क्यू एंड डब्ल्यू। तो क्या क्यू और डब्ल्यू क्या होंगे भी, क्या वो भी स्टेट पे डिपेंड करेंगे या फिर उनकी वैल्यू प्रोसेस पे डिपेंड करेगी? हाँ जी, देखो अभी 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 हमने पीछे किया कि जो वर्क डन है दैट इज एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। तो अगर हम मान लो स्टेट 1 से स्टेट 2, अगर जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उससे जाते हैं, तो फिर वर्क हो जाएगा उसके नीचे वाला एरिया। तो फिर वर्क कितना हो जाएगा भी? और अगर हम स्टेट 1 से 2 इस वाले पाथ से जाते हैं, मान लो ये पाथ ए, ये बी और ये सी, अगर पाथ बी से जाएंगे तो फिर वर्क कितना हो जाएगा भी? फिर वर्क होगा इसके नीचे नीचे का एरिया। हाँ जी, अब बताओ भी।
तो वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा या इंडिपेंडेंट होगा पाथ के? हाँ जी, तो वर्क प्रोसेस पे डिपेंड करेगा या इंडिपेंडेंट होगा प्रोसेस के? तो अभी ऑब्वियसली दोनों पाथ में वर्क डिफरेंट आएगा, एरिया डिफरेंट होगा, तो दोनों प्रोसेसेस में जो वर्क है वो डिफरेंट होगा भी। तो इट मीन्स व्हाट? तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगा वर्क डन। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो करेगा ही, लेकिन प्रोसेस पे भी करेगा। तो फिर जो वर्क है उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करेगा। तो फिर अब क्यू के बारे में क्या बोलोगे भी? तो क्या क्यू डिपेंड करेगा पाथ पे या नहीं? देखो क्यू का फार्मूला अभी हमने पीछे किया, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई दो स्टेट्स के बीच, लेकिन डब्ल्यू वेरी करेगा भी, प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगा। तो फिर इसका मतलब है क्यू की वैल्यू भी प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगी। ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू तो फिक्स हो गई है ना अभी, और डब्ल्यू वेरी करेगा तो फिर क्यू भी वेरी करेगा। सो क्यू आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस, आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। तो फिर जो क्यू है भी वो भी क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन हो जाएगा, यानी ये भी पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है भी। एंड बिटवीन टू स्टेट्स देयर कैन बी सो मेनी नंबर ऑफ पाथ्स। तो फिर डब्ल्यू और क्यू की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बट डेल्टा यू की वैल्यू एक ही होगी दो स्टेट्स के बीच। ठीक है, इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। जैसे हमने पीछे भी क्यू का फार्मूला किया, क्यू इक्वल टू म्यू म्यू सी डेल्टा टी। तो सी यहाँ पे होती है मोलर हीट कैपेसिटी, तो सी की वैल्यू आएगी यहाँ से क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। तो यहाँ से भी सी की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। अब जो सी की वैल्यू है अभी, वो भी गैसेस के लिए फिक्स नहीं होती, तो सी आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। तो सी फॉर गैसेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। तो सी की वैल्यू देखो प्रोसेस पे कैसे डिपेंड करेगी, जैसे अभी हमने ऊपर किया यहाँ पे। मान लो कोई गैस अगर स्टेट 1 से 2 जाती है, तो 1 से 2 जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू तो फिक्स है भी, डेल्टा टी की वैल्यू तो फिक्स है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी की वैल्यू तो फिक्स हो गई, बट क्यू की काफ़ी सारी वैल्यू हो सकती है अभी 1 से 2 में। तो अगर क्यू की काफ़ी सारी वैल्यू हो सकती है तो फिर सी की भी काफ़ी सारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है भी। तो सी फॉर गैसेज आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस।
हाँ भी ठीक है, समझ आ गई सभी को ये। तो सी की वैल्यू भी फिर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, मतलब जो सी की वैल्यू है वो भी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं सी की। तो सी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। अच्छा, अभी इसके अलावा सी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है अभी। कैन द वैल्यू ऑफ सी बी आल्सो नेगेटिव? कैन वैल्यू ऑफ सी बी आल्सो नेगेटिव? तो देखो कैसे भी नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा यस। तो वो कैसे देखो भी, जैसे हमने शुरू में किया था कि जब भी हम किसी गैस को हीट देते हैं तो कुछ पार्ट इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग जाते हैं और कुछ पार्ट वर्क डन करने में। अगर मान लो गैस ने वर्क ज़्यादा कर दिया, जैसे मान लो अगर हमने इसको हीट सप्लाई करी 50 जूल, और गैस ने वर्क कर दिया 20 जूल, और बाकी 30 जूल इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, तब तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो गैस ने वर्क ज़्यादा कर दिया, मान लो गैस ने वर्क 50 जूल से ज़्यादा कर दिया, सपोज 60 जूल वर्क कर दिया गैस ने, तो फिर डेल्टा यू अब नेगेटिव हो जाएगा अभी। तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी -10, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी -10, अगर यहाँ पुट करके देखो तो Q की वैल्यू 50, W की वैल्यू 60, तो डेल्टा U हो जाएगा -10। इसका मतलब क्या हुआ अभी, तो डेल्टा U नेगेटिव है तो टेम्परेचर इसका कम हो गया। यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि हम गैस को हीट सप्लाई करें, उसके बावजूद भी इसका टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। वो कब होगा, अगर गैस वर्क ज़्यादा कर दे, जितनी उसको हीट मिली है उससे ज़्यादा वर्क अगर वो कर दे तो फिर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में देखो Q तो पॉजिटिव है और डेल्टा T फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर C की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। हाँ जी, बात समझ आई सभी को भी ये? तो इफ गैस डस वर्क मोर देन heat given to it, then internal energy of gas decreases, क्योंकि उसको बाहर से हेल्प कम मिली है गैस को, तो बाकी वर्क उसको अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो इस करके उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। सो देन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीजेस एंड दिस डिक्रीजेस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा, और हमने गैस को हीट सप्लाई करी है तो फिर क्यू पॉजिटिव हो जाएगा भी। तो क्यू पॉजिटिव है, डेल्टा टी नेगेटिव है, तो फिर इस फार्मूले से जो सी की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। इसके अलावा भी सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सी की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है। वो कैसे भी, सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है भी, 0 कैसे होगी? कैन वैल्यू ऑफ सी बी 0? तो 0 तब हो सकती है भी अगर मान लो हम गैस को कोई हीट सप्लाई ना करें,
अभी जीरो कब हो सकती है? अभी अगर हम गैस को कोई हीट सप्लाई ना करें, उसके बावजूद भी उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। जैसे मान लो गैस ने वर्क कर दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा। बट हमने बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं करी, यानी इफ क्यू इज जीरो बट स्टिल टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू वर्क डन, तो डेल्टा टी तो फिर नॉन जीरो है और क्यू जीरो हो गया अभी, तो फिर यहाँ से सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फिर मोलर हीट कैपेसिटी जीरो हो जाएगी। इसके अलावा सी की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है अभी। हाँ जी, कैन वैल्यू ऑफ सी बी इन्फिनिटी? तो इसका भी आंसर यस होगा भी, इसका भी आंसर यस, इसका भी आंसर यस। तो इन्फिनिटी कैसे हो सकती है अभी? तो इन्फिनिटी तब हो सकती है कि अगर हम गैस को कोई हीट सप्लाई करें, इफ सम हीट इज सप्लाइड और ये जो हीट सप्लाइड है ये सारा वर्क डन करने में यूज हो जाए, एंड होल हीट supplied is used to do useful work। तो सारे के सारे हीट अगर वर्क करने में ही इस्तेमाल हो जाएगी तो फिर डेल्टा यू जीरो हो जाएगा भी, डेल्टा यू जीरो होगा तो फिर डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा, यानी फिर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा टी अगर जीरो है और क्यू नॉन जीरो है, डेल्टा टी जीरो है, तो फिर यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है भी, तो फिर किसी केस में सी की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है अगर टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो और फिर भी हीट उसमें एक्सचेंज हो रही है, तो सी की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है भी, इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले अभी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो वैसे तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है सी, उसकी काफ़ी सारी वैल्यू हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। अगर मान लो कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो फिर उसमें जो सी की वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसको हम डिनोट करते हैं सी वी से। तो सी वी हो जाएगा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। तो क्यू वी है मान लो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, सो इट इज डिफाइंड एज, तो सी वी होगी भी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम and it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas
by unit degree when volume of the gas is kept constant. ठीक है भी, तो ये होगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Similarly, we have molar heat capacity at constant pressure. तो इसको हम डिनोट करेंगे Cp से. और अगर मान लो ये हीट सप्लाई करें हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तो फिर इसका फार्मूला आ जाएगा Qp अपॉन म्यू डेल्टा T. तो वेयर Qp इज द हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. और बाकी ये डेफिनेशन एज इट इज आ जाएगी, बस यहाँ वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर आ जाएगा भी. ठीक है भी. तो इट इज डिफाइंड एज the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by unit degree when pressure is kept constant. तो ये होगी भी Cp. देखो वैसे तो C की काफी सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बट उन वैल्यूज में से जो Cp और Cv है, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल मोलर हीट कैपेसिटीज. So these two heat capacities are known as principal molar heat capacities. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अब इनमें रिलेशन क्या होती है. अभी रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv. इन दोनों में रिलेशन क्या होती है. अभी तो इन दोनों में रिलेशन ये होती है भी Cp माइनस Cv इक्वल टू R. तो वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो R की वैल्यू तो पता होगी भी आपको. R की वैल्यू क्या होती है. R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. इसको बोलते हैं भी मेयर्स रिलेशन. तो दिस इज आल्सो नोन एज मेयर्स रिलेशन. अब इसका प्रूफ देखो, भी प्रूफ कैसे होगा इसका. मान लो भी कोई गैस है हमारे पास और हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रख के इसको कुछ हीट सप्लाई करी.
तो लेट सम हीट QV is supplied to a gas at a constant volume। तो फिर अगर हम ये फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो फिर वर्क डन जीरो हो जाएगा भी, क्योंकि जो वर्क डन है उसका फार्मूला होता है इंटीग्रल PdV। ठीक है भी। तो फार्मूला फॉर वर्क डन इज इंटीग्रल PdV। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो फिर dV जीरो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो फिर वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है भी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट तो फिर वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो अगर वर्क डन जीरो है तो फिर यहाँ से आ जाएगा Q इक्वल टू डेल्टा U। तो QV इक्वल टू Q की जगह QV आ जाएगा इक्वल टू डेल्टा U प्लस W की वैल्यू जीरो, और QV की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से भी म्यू CV डेल्टा T। ठीक है। तो यहाँ से QV की वैल्यू आ जाएगी म्यू CV डेल्टा T। So from here we get delta U equal to mu CV डेल्टा T। तो ये फार्मूला भी जो हमने पहले लिखा था, तो एक तरह से उसका डेरिवेशन हो गया ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा था शुरू में, डेल्टा U इक्वल टू म्यू CV डेल्टा T। ठीक है। तो यहाँ पे CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मान लो ये फर्स्ट केस है भी। अब सेकंड केस में मान लो इसी गैस को दोबारा हीट सप्लाई करते हैं, बट दिस टाइम कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। नाउ लेट same gas is supplied some heat again, some heat suppose QP at constant pressure so that its temperature rises by same amount, its temperature rises by same amount। तो जितना टेम्परेचर पहले बढ़ा था उतना ही टेम्परेचर अब भी बढ़ता है मान लो। लेकिन अब इस केस में जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा भी, तो फिर वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रल PdV। ये फार्मूला होता भी वर्क का। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर हम P को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और ये आएगा इंटीग्रल dV। फ्रॉम V1 टू V2। तो dV का इंटीग्रेशन V आ जाएगा, लिमिट डालोगे तो ये आ जाएगा P इंटू V2 माइनस V1, या इसको P डेल्टा V भी लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा V इज V2 माइनस V1। एंड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जैसे PV इक्वल टू म्यू RT होती है जो,
अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें हम दोनों तरफ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, वी का डेल्टा वी हो जाएगा इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। तो फिर पी डेल्टा वी बिकम्स इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। तो यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा भी म्यू आर डेल्टा टी। तो ये वर्क आ जाएगा भी कांस्टेंट प्रेशर पे। And now apply first law of thermodynamics. Q equal to डेल्टा U प्लस W। तो Q अब यहाँ पे QP हो जाएगा भी, और डेल्टा U तो जो पहले था वो सेम ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर दोनों केस में सेम राइज की है, और जो डेल्टा U है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है भी। तो ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। अगर टेम्परेचर दोनों केस में सेम राइज की है तो डेल्टा U की वैल्यू भी दोनों केस में सेम होगी। तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी म्यू सी वी डेल्टा टी, और W की वैल्यू म्यू आर डेल्टा टी। और जो QP है भी इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी म्यू सी पी डेल्टा टी। तो ये QP की वैल्यू यहाँ रख दो भी इसमें, म्यू सी पी डेल्टा टी इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी प्लस म्यू आर डेल्टा टी। तो म्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, डेल्टा टी भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भी सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, यानी सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो ये हमने प्रूव करना था भी, तो इसका प्रूफ हो गया। ठीक है भी, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। अच्छा, इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है। अब जैसे यहाँ पे सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर है, यानी सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, तो वाई सी पी शुड बी ग्रेटर देन सी वी। अब ये क्वेश्चन है भी वाई सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। तो भाई सी पी की वैल्यू सी वी से बड़ी क्यों है? तो देखो इसका रीजन ये है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे तो उसमें कोई वर्क नहीं होगा, और जो भी हीट हम देंगे वो सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में ही यूज होगी। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करेंगे तो फिर कुछ हीट वर्क डन करने में भी इस्तेमाल होगी, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने में हीट कम लगेगी। तो फिर यानी हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी अगर टेम्परेचर सेम अमाउंट से इंक्रीज करना है। तो टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय सेम अमाउंट, हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी मोर, क्योंकि वहाँ पे कुछ हीट वर्क डन करने में भी इस्तेमाल होगी। तो इस करके कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है भी, तो फिर इस करके सीपी जो है वो सीवी से बड़ा होगा। So we can say that Cp greater than Cv. At constant volume, whole amount of heat will be used to raise internal energy of gas, whereas at constant pressure, some extra amount of heat is also required to do the useful work. So to raise same amount of temperature, heat supplied at constant pressure will be more. So that's why Cp is greater than Cv. ठीक है भी? हाँ जी, नोट कर लिया अभी, आगे चलें फिर। इसके बाद है रेशियो ऑफ Cp एंड Cv।
तो रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी इज नोन एज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से। तो फिर गामा हो जाता है भी सीपी अपॉन सीवी। तो किसी गैस के लिए जो उनका रेशियो है सीपी और सीवी का, तो दैट इज नोन एज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। इसके अलावा सीपी और सीवी में ये रिलेशन होती है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास सीपी और सीवी की ये वैल्यू आ जाएंगी फ्रॉम 1 एंड 2। सीवी की वैल्यू आएगी भी आर अपॉन गामा माइनस 1 और सीपी की वैल्यू आएगी गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है भी। तो दीज आर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, इनको आपने याद रखना है भी। ठीक है, जैसे भी यहाँ से सीपी की वैल्यू आएगी गामा इंटू सीवी, ये सीपी की वैल्यू यहाँ रख दोगे और फिर सॉल्व करके ये सीवी की वैल्यू आ जाएगी, फिर सीवी की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो सीपी आ जाएगा। ठीक है भी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिनोट करेंगे एफ से। तो इसका मतलब क्या होता है? तो किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? तो इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स it is defined as total number of coordinates or independent quantities required to completely describe the position and configuration of system. ठीक है भी। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे कोई एक सिंगल पॉइंट है, मान लो ये XYZ सिस्टम है, अगर मान लो कोई जैसे एक पॉइंट मास है विच इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, तो फिर इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही होगा। तो फिर उसकी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अगर ऐसे मान लो कोई पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग फ्री है मूव करने को, तो उसमें एक्स और जेड 0 हो जाएंगे, तो फिर उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, उसका भी फिर 1 हो जाएगा। और ऐसे जेड एक्सिस के अबाउट।
लेकिन अगर मान लो कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करने को फ्री है, से इन एक्स वाई प्लेन, तो उसका जेड हमेशा 0 होगा. देन वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई. तो फिर उसके हो जाएंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. लेकिन अगर मान लो कोई पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, जैसे कोई पार्टिकल अगर स्पेस में है अभी, देन टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन we need 3 coordinates x, y and z. तो फिर इसके हो जाएंगे भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है भी. तो फॉर अ सिंगल पार्टिकल free to move in space, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3, because we require 3 coordinates x, y, z to specify its position. लेकिन अगर मान लो किसी सिस्टम में 2 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2. तो फिर इन दोनों की पोजीशन अगर हमने स्पेसिफाई करनी है, तो फिर हमें इन x1, y1, z1 और x2, y2, z2, तो फिर यहाँ पे 6 क्वांटिटी हो गई है अभी. तो इन 6 की 6 क्वांटिटी का हमें पता होना चाहिए. तो इस तरह से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 6, अगर दोनों पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट हैं मूव करने को. लेकिन अगर मान लो दोनों पार्टिकल्स को हम किसी रोड के एंड पे बांध दें, किसी स्ट्रिंग के एंड पे बांध दें, कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है एल वो फिक्स हो गई है. मान लो कि पार्टिकल जैसे मर्जी घूमे, जैसे मर्जी इधर उधर जाएं, बट उनके बीच की जो डिस्टेंस है एल वो हमेशा फिक्स है. तो फिर एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी? एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. तो इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन आ जाती है अभी इन 6 वेरिएबल्स में. अब इन 6 में से अगर हमें कोई 5 भी पता होंगे, तो हम छठे की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. तो फिर यहाँ पे एक तरह से हमें 5 वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, और छठे की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएंगी. तो फिर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 5, बिकॉज वी नीड टू नो ओनली एनी ऑफ द 5 वेरिएबल्स. और 6th की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. तो फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी. ठीक है. अगर दोनों पार्टिकल्स इधर उधर फ्री है मूव करने को, कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकती है, फिर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 6 हो जाएंगे, 3 उसके और 3 उसके. बट अगर दोनों में कोई एक फिक्स्ड रिलेशन है कि भाई दोनों के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम रहनी चाहिए, तो फिर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 5. तो इन जनरल जो एफ का फॉर्मूला होगा भी, एफ इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द पार्टिकल्स. तो एन यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिस्टम, और आर यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस. जैसे एक रिलेशन यहाँ पर ये वाली आ गई. जैसे मान लो अगर 3 पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर, मान लो एक पार्टिकल
ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल। तो अगर तो ये तीनों इंडिपेंडेंट है इधर उधर जाने को, फिर तो 9 हो जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो 3 इसके हो गए, 3 उसके हो गए, 3 उसके हो गए, ठीक है। तो टोटल 9 हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लो किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में ये डिस्टेंस, और मान लो ये डिस्टेंस फिक्स कर दी हमने, मान लो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में L1 हमेशा सेम रहेगी, ये डिस्टेंस L2 दोनों के बीच में हमेशा सेम रहेगी, बट ये एंगल चेंज हो सकता है। मान लो एंगल चेंज हो सकता है, तो फिर जो फर्स्ट और थर्ड पार्टिकल है इनके बीच में डिस्टेंस तो चेंज हो सकती है, बट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम है। तो इस तरह से नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगी 2, L1 और L2 की। तो फिर R की वैल्यू 2 हो जाएगी और N की वैल्यू 3, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 7। लेकिन अगर मान लो हम फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी डिस्टेंस अगर फिक्स कर दें, सो दैट दे ऑलवेज लाई ऑन ए ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल की साइड्स फिक्स हैं, तो फिर हमारे पास एक रिलेशन और आ जाएगी L3। तो फिर नंबर ऑफ रिलेशन 3 हो जाएंगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगी, ठीक है भी। तो डिपेंड करेगा भी टाइप ऑफ सिस्टम के ऊपर। तो इस तरह से भी हम किसी सिस्टम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी थर्मोडायनेमिक्स में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी इससे। तो बट हियर इन थर्मोडायनेमिक्स degree of freedom means the number of ways in which a molecule of gas can possess kinetic energy। मतलब किसी गैस का कोई मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो कितने तरीकों से वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मोनोएटॉमिक गैस है कोई, जैसे हीलियम हो गई, हीलियम आर्गन, ठीक है भी, फॉर मोनोएटॉमिक गैस। तो जो गैस है वो सिंगल एटम की बनी हुई है। तो जैसे मान लो कि सिंगल एटम है, अगर molecule is made of single atom only, तो that molecule can translate along x axis। मान लो molecule का मास m है, तो it can translate along x axis, it can translate along y axis और along z axis। तो इस तरह से भी 3 तरीके हो जाएंगे एनर्जी पोजेस करने के। तो मोनोएटॉमिक गैस मोलिक्यूल can possess energy in 3 ways।
either by translating along x axis और y axis और along z axis। तो फ्री एनर्जी हो जाएंगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। और ये तीनों होगी ट्रांसलेशनल की, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होंगी तीनों। तो फिर जो मोनोटॉमिक गैस है भी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 3, तो F इक्वल टू 3। फिर इसके बाद अभी डायटोमिक गैसेस के लिए, फॉर डायटोमिक गैसेस यानी ए मॉलिक्यूल विच इज मेड ऑफ 2 एटम्स, जैसे H2 N2 O2 एटसेट्रा। तो जैसे मान लो ये भी ये डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक एटम इस एंड पे और एक एटम इस एंड पे। तो भी इसकी देखो तीन तो ट्रांसलेशनल के ही हो सकती है कि भी होल मॉलिक्यूल कैन ट्रांसलेट अलोंग एक्स एक्सिस, कैन ट्रांसलेट अलोंग वाई एक्सिस, कैन ट्रांसलेट अलोंग जेड एक्सिस। तो तीन तो ट्रांसलेशन की हो जाएंगी। लेकिन अभी ये मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है अभी, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। Now this molecule can rotate around x axis, around y axis and around z axis। तो फिर इसकी तीन रोटेशन की भी हो सकती है, लेकिन रोटेशन की दो ही होंगी भाई। जैसे रोटेशनल के ही होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आई अबाउट एक्स एक्सिस है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज द होल मॉलिक्यूल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो फिर आई अबाउट एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगा, तो फिर आई अबाउट वाई एक्सिस होगा या फिर आई अबाउट जेड एक्सिस होगा। तो फिर आउट ऑफ 3 रोटेशनल एक तो जीरो हो जाएगी, तो केवल दो बचेंगी रोटेशनल की, तो दो रोटेशनल की ही हो जाएंगी। मतलब हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर एंड हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ठीक है भी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जीरो होगा, तो फिर जो हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर है वो जीरो हो जाएगी। बेशक ये मॉलिक्यूल घूम रहा होगा एक्स के अबाउट भी, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो 3 ट्रांसलेशन के और 2 रोटेशन के। इसके अलावा 2 वाइब्रेशन के भी हो सकते हैं भी। वाइब्रेशनल एनर्जी, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, तो इसके एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है से एल, तो वो भी मतलब जो एटम्स है ये वाइब्रेट कर सकते हैं लाइक दिस, कि इनके बीच का जो डिस्टेंस एल है वो कांस्टेंट ना रहे, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहे, तो दी एटम्स कैन आल्सो वाइब्रेट। तो इसकी वजह से दो आएंगी के ई और पी, जैसे कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है भी,
जैसे किसी स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा दें, वो ब्लॉक अगर ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वहाँ पर ब्लॉक में के ई होती है और स्प्रिंग के अंदर पी होती है। तो दो तरह की एनर्जी वहाँ पे आ सकती है वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है भी। तो टोटल यहाँ पे 7 हो सकती हैं देखा जाए तो। लेकिन जो वाइब्रेशनल मोड होता है एनर्जी का, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे आता है। बट दिस मोड इज प्रेजेंट एट हाई टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल जैसे H2 गैस है, तो H2 गैस के लिए टेम्परेचर अगर 750 केल्विन से ज़्यादा होगा, तो तब जाके ये मोड आता है उसमें, अदरवाइज वाइब्रेशनल वाली जीरो होती है अभी। तो फिर हम वाइब्रेशनल वाले इसमें काउंट नहीं करेंगे डायटोमिक में, तो फिर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे भी। देन फॉर डायटोमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 3 + 2 5, जिसमें 3 ट्रांसलेशन की हैं और 2 रोटेशन की हैं। ठीक है भी। अच्छा, इसके अलावा भी अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो, तो फिर रोटेशनल वाली भी एब्सेंट हो जाती है। जैसे अगर मान लो फॉर हाइड्रोजन अगर टेम्परेचर 70 केल्विन से कम हो जाए, तो फिर रोटेशनल वाली भी नहीं आती उसमें, फिर केवल ट्रांसलेशन वाली होती है। बट इन जनरल इन आवर सिलेबस अगर डायटोमिक गैस लिखा हुआ है, तो फिर टेम्परेचर चाहे जो मर्जी हो, आपने उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है 5। ठीक है भी। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डायटोमिक गैस है ये, और कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो फिर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें ले लेनी है 5। तो फिर मोनोटॉमिक 3 हो गई एंड फॉर डायटोमिक 5 हो जाएगी। और फिर जो ट्राइएटॉमिक्स हैं भी, उनमें डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर। फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करेगी स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लीनियर है, जैसे CO2, इसमें बीच में C होता है भी, और इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ये स्ट्रक्चर होगी इसकी लीनियर। तो फिर इसमें भी यही सेम केस हो जाएगा डायटोमिक टाइप का, कि इसके 3 तो ट्रांसलेशन के हो जाएंगे और बाकी 3 रोटेशन के होंगे, लेकिन अगेन एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो केवल वाई और जेड के अबाउट ही आएगा। तो फिर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ठीक है भी। लेकिन अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एंगुलर है, जैसे वाटर H2O, अगर एंगुलर स्ट्रक्चर है जैसे H2O, तो जैसे ऑक्सीजन होता है भी, और ऐसे तो एच एटम ऐसे लगे होते हैं भी, एंगल पे होते हैं। तो फिर इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो फिर एक्स के अबाउट भी हो सकता है, वाई के अबाउट भी हो सकता है, जेड के अबाउट भी हो सकता है। तो फिर इस केस में हम एफ की वैल्यू ले लेते हैं 6। तो 3 ट्रांसलेशन की और 3 रोटेशन की, तो वाइब्रेशन वाली हम काउंट नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है भी। तो इस तरह से भी, सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है भी। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
तो भी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो उस मॉलिक्यूल की जो भी टोटल एनर्जी है वो उसकी सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है भी। तो भी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total energy of a gas molecule हम से एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अभी। टोटल एनर्जी ऑफ a gas molecule is equally divided among its all degrees of freedom. And energy of a molecule per degree of freedom is half kT. And energy of a molecule per degree of freedom is half kT. So where K is Boltzmann's constant and T is temperature. ठीक है भी। तो ये होता है भी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ से हम जो गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी है वो निकाल सकते हैं। तो अगर हमने इंटरनल एनर्जी निकालनी है गैस की, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस U, तो देखो जो हाफ के टी है भी वो तो है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अगर मान लो उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो फ्री हो जाएगी, इसको F से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्री आ जाएगी F/2 kT। तो फिर ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है भी। क्योंकि हाफ के टी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है और अगर उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो फिर उस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी हो जाएगी F/2 kT। ये एक मॉलिक्यूल की होगी भी। और अगर गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है तो फिर इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी गैस की आ जाएगी। तो फिर ये पूरी गैस की आ जाएगी भी। ठीक है। फिर n को हम लिख सकते हैं भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो n को लिख दो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। और फिर Na इंटू के ये R के बराबर होता है भी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये होता है K इंटू Na। तो ये फार्मूला आ गया अभी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। तो वेयर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड T इज टेम्परेचर। ठीक है भी।
इसके अलावा भी हमने पीछे फार्मूला किया था डेल्टा यू का, डेल्टा यू इज म्यू सी वी डेल्टा टी। तो ये हमारे पास यू का फार्मूला आ गया। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डेल्टा यू आ जाएगा म्यू एफ अपॉन 2r इंटू डेल्टा टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। और फिर अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करो इस इक्वेशन से, तो यहाँ से सी वी की वैल्यू आ जाएगी एफ अपॉन 2r। तो फ्रॉम हेयर सी वी इक्वल टू एफ अपॉन 2r। तो अब ये सी वी का फार्मूला आ गया, एक और फार्मूला सी वी का, ठीक है। फिर इसके अलावा भी जो सी पी होता है, सी पी होता है सी वी प्लस आर। तो अगर सी वी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो फिर सी पी आ जाएगा एफ प्लस 2 अपॉन 2r। और फिर गामा होता है भी सी पी अपॉन सी वी। तो सी पी अपॉन सी वी आ जाएगा एफ प्लस 2 अपॉन एफ, आर और 2 कट जाएगा, यानी यहाँ से गामा आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई एफ। So this is a relation between gamma and degree of freedom। और भाई गामा की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होगी, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि सीपी सीवी से बड़ा होता है तो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बिफोर मोनोएटॉमिक गैसेस, एफ की वैल्यू 3 होती है भी। तो एफ अगर 3 होगा तो सी वी हो जाएगा यहाँ से 3/2r। सी पी हो जाएगा यहाँ से भी, एफ को 3 पुट करो तो सी पी हो जाएगा 5 अपॉन 2r। और गामा की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 3, ठीक है। एफ को 3 पुट करो यहाँ पे तो गामा की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 3, या फिर गामा आप सी पी अपॉन सी वी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली फॉर डायटोमिक गैस, एफ की वैल्यू 5 होती है भी। तो एफ अगर 5 है तो फिर सी वी आएगा 5 अपॉन 2r। और यहाँ से सी पी आएगा भी 7 अपॉन 2r। और फिर गामा सी पी अपॉन सी वी यानी 7 अपॉन 5। तो अभी गामा फॉर डायटोमिक कम होता है फॉर मोनोएटॉमिक से। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है। और उसके बाद भी फिर ट्राइएटॉमिक और उन सब के लिए एफ की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर वहाँ से उनकी भी आप सी पी सी वी गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ गामा वी कैन नो द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। बाय नोइंग गामा एटॉमिसिटी ऑफ गैस कैन बी डिटरमाइंड। एटॉमिसिटी यानी गैस मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, कैसी गैस है। तो एटॉमिसिटी ऑफ गैस कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये हो गया अभी हमारा सी पी सी वी गामा फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डाइएटॉमिक एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद भी इसमें एक पॉइंट है
अगर मान लो कोई मिक्सचर है हमारे पास गैसेस का, मतलब उसमें कुछ अमाउंट से मोनोएटॉमिक की है, कुछ डायटोमिक की है, तो उस मिक्सचर का फिर सीपीसीवी कैसे निकालेंगे अभी? ठीक है, तो अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सीपी सीवी एंड गामा फॉर ए मिक्सचर। तो मान लो जैसे भी हमारे पास कोई एक मिक्सचर है से दो गैसेस का, उसमें सपोज म्यू 1 नंबर ऑफ मोल्स एक गैस के हैं, म्यू 2 नंबर ऑफ मोल्स दूसरी गैस के हैं, पहली गैस का CV 1 है, CP1 है, और गामा 1 है, और दूसरी गैस का CV2, CP2 और गामा 2, और दोनों गैसेस को हमने मिला दिया। फिर जो मिक्सचर होगा अभी, उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो हो जाएंगे म्यू 1 प्लस म्यू 2। तो फिर इसका सीपी सीवी और गामा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जैसे देखो भी, अगर हम अगर मान लो हम इस मिक्सचर को कुछ हीट सप्लाई करें Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और मान लो जैसे इसका टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ जाता है सिस्टम का, देन फॉर द ओवरऑल मिक्सचर वी कैन राइट, जैसे QV का फार्मूला होता है अभी म्यू CV डेल्टा T, देन फॉर ओवरऑल मिक्सचर QV हो जाएगा, तो म्यू की जगह पे आ जाएगा म्यू 1 प्लस म्यू 2, और CV की जगह पे CVM यानी CV फॉर मिक्सचर, और डेल्टा T सपोज चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लो जो QV हीट हमने इसको सप्लाई करी, उसका कुछ पार्ट गैस 1 को गया और कुछ पार्ट गैस 2 को गया, तो फिर हम QV को लिख सकते हैं QV1 प्लस QV2। ठीक है, मान लो QV1 पार्ट गैस 1 को गया और QV2 पार्ट गैस 2 को गया, तो फिर यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो QV की वैल्यू म्यू 1 प्लस म्यू 2 इंटू CVM डेल्टा T, और ऐसे QV1 अगर निकालें ओनली फॉर गैस 1, तो गैस 1 के लिए म्यू 1 हो जाएगा, CV1 हो जाएगा, और QV1 हो जाएगा। ठीक है भी, और ऐसे गैस 2 के लिए म्यू 2 CV2 डेल्टा T। अब चेंज इन टेम्परेचर तो दोनों गैसेस का सेम ही होगा भी, क्योंकि दोनों एक ही मिक्सचर है, एक ही कंटेनर में है, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T दोनों के लिए सेम होगा, तो डेल्टा T दोनों तरफ से कैंसिल, तो यहाँ से भी CVM की वैल्यू आ जाएगी म्यू 1 CV1 प्लस म्यू 2 CV2 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू 2। तो ये फार्मूला आ जाएगा अभी CVM के लिए। ठीक है, अभी समझ आ गई यहाँ तक? तो ऐसे ही आप ये CPM के लिए भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये सारा प्रोसेस हमने कांस्टेंट प्रेशर पे किया होता, यानी QP, तो फिर यहाँ पे हर जगह पे CV की जगह पे CP आ जाता, तो सेम तरीके से भी CP का भी फार्मूला आ जाएगा।
तो CPM हो जाएगा μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ठीक है। और फिर गामा m निकालना है, तो गामा m हो जाएगा CPM अपॉन CVM, क्योंकि गामा होता है CP अपॉन CV। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर गामा मिक्सचर इतना आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप गामा मिक्सचर भी निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, अभी इसके अलावा गामा मिक्सचर निकालने का एक फार्मूला और हो सकता है। कई बार ये फार्मूला लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको CP1 ये सारा कुछ निकालना पड़ता है। जैसे जो ये फार्मूला है CVM वाला, तो यहाँ से μ1 प्लस μ2 को उधर ले जाओ अगर, तो ये आ जाएगा अभी। ठीक है। और जैसे हमने पीछे फार्मूला किया था CV का, तो CV होता है भी R अपॉन गामा माइनस 1। तो अगर ये हम लगा दें फार्मूला, तो CVM को आप लिख सकते हो R अपॉन गामा मिक्सचर -1। CV1 को लिख सकते हो R अपॉन गामा 1 - 1। और ऐसे ही CV2 को लिख सकते हो R अपॉन गामा 2 - 1। R दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फिर ये फार्मूला आ जाएगा। तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो भी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्या लिखा भी, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस, यानी μ1 1 दिया हुआ है और गामा 1 5/3 इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, यानी μ2 भी 1 दिया हुआ है और गामा 2 7/5। तो व्हाट इज गामा फॉर द मिक्सचर? तो उसके लिए जो ये फार्मूला होता है भी, μ1 प्लस μ2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इज μ1 अपॉन गामा 1 - 1। तो ये आप यूज कर लो भी। तो μ1 प्लस μ2 2 हो जाएगा, और ये 1/5/3 -1, और ये 1/7/5 -1। तो ये 5/3 -1 2/3 आएगा, और फिर 2/3 बन जाएगा 3/2। ये 3/2 बन जाएगा भी, और ये आएगा 7/5 -1, तो 2/5 आएगा, और फिर ये 5/2 बन जाएगा। और फिर ये भी 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ से भी गामा m की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है भी, सॉल्व करके। तो 56 का आंसर हो जाएगा भी C। ठीक है, तो C आंसर हो जाएगा इसका भी।
तो जो भी अभी तक हमने किया अभी उसके बेसिस पे आप सब्जेक्टिव के तो अभी रहने देना, ऑब्जेक्टिव वाले ट्राई कर लेना अभी स्टार्टिंग से लेके अप टू 31, ठीक है, यहाँ तक कर लेना आप। तो बाकी हम अगली क्लास में करते हैं अभी, ठीक है।